हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन के इस मंच पर। तो आज के इस वीडियो में हम व्याख्या करेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित भाग 3 के बारे में, जिसके अंतर्गत पहला अधिनियम है 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इससे पहले हम भाग 1 और 2 के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और आज हमारा जो शीर्षक है भारतीय इतिहास की पृष्ठभूमि का भाग 3 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत किन किन बदलावों की ओर अग्रसर किया गया, उसमें से सबसे पहला बिंदु है, इस अधिनियम ने एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना के लिए प्रावधान किया, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था। हालांकि परिकल्पित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। कहने का तात्पर्य है कि अखिल भारतीय महासंघ की इस स्थापना के लिए, उसके गठन के लिए प्रांतों और रियासतों को समग्र रूप देकर उनको इकाइयों में शामिल करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन ये निर्णय एक कल्पना बनकर रह गया और भविष्य में कभी ये जो महासंघ की जो स्थापना का जो निर्णय था वो कभी अस्तित्व में नहीं आया। नेक्स्ट है, अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों की 3 सूचियां अर्थात संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में शामिल किया। इस कानून के द्वारा ये बदलाव हुआ, केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों की 3 सूचियां विभाजित कर दी गई। केंद्र के लिए, सेंटर के लिए संघीय सूची, प्रांतों के लिए जिसको हम स्टेट लेवल की सूची कह सकते हैं, उसके अंतर्गत प्रांतीय सूची को शामिल किया गया और दोनों के लिए समवर्ती सूची को शामिल किया गया। नेक्स्ट बिंदु है, केंद्र के लिए संघीय सूची में 59 विषय शामिल थे, प्रांतों के लिए प्रांतीय सूची में 54 विषय शामिल थे और दोनों के लिए समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल थे। संघीय सूची में मतलब एक संघ के लिए 59 विषय, प्रांतों के लिए अर्थात राज्यों के लिए 54 विषय और दोनों के लिए समवर्ती सूची में 36 विषय शामिल किए गए। अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थी। जो शासन से संबंधित जो शक्तियाँ थी, जो पावर था, वो गवर्नर जनरल के पास ही निहित था। अगला बिंदु है, अधिनियमों ने प्रांतों में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इन कानूनों के माध्यम से रियासतों और इकाइयों में जो राजाओं का जो शासन था, जो राजतंत्र था, उसको समाप्त कर दिया गया और अलग अलग प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई और प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत राज प्रमुखों को नियुक्त किया गया। इसने केंद्र में डायरकी को अपनाने के लिए प्रावधान किया। डायरकी अर्थात द्विसदनीयता। केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदनों को निर्मित किया गया, जिसे द्विसदनीयता के रूप से जाना जाता है और डायरकी के रूप में भी जाना जाता है। संघीय न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया। संघीय न्यायालय के लिए मतलब एक देश के लिए एक बड़ा न्यायालय, उसकी स्थापना के लिए प्रदान किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तथा संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का सेंट्रल बैंक है, बैंकों का बैंक जिसको हम कहते हैं रिजर्व बैंक, और संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई। संघीय रेलवे देश का जो सबसे बड़ा रेलवे का जो सबसे बड़ी जो संस्था थी, जो अथॉरिटी थी, उसका गठन किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत
महाधिवक्ता तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। महाधिवक्ता जो प्रत्येक स्टेट के लिए जो प्रथम विधि अधिकारी होता है उसे महाधिवक्ता के रूप में हम जानते हैं। और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का तात्पर्य ये कि सीएजी जो किसी भी देश से संबंधित जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते हैं और देश के अंतर्गत या देश में होने वाली जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसका लेखा जोखा करने वाला सीएजी होता है, जिसको कहते हैं नियंत्रक व महालेखा परीक्षक। उसकी नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत। तो मोटे तौर पर इसमें 3-4 बातें ही इम्पोर्टेंट हैं। एक तो केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों की 3 सूचियां विभाजित की गई, और दूसरी बात है राजाओं के शासन को समाप्त किया गया। केंद्र में द्विसदनीयता थी, उसके लिए प्रावधान किया गया। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रेलवे प्राधिकरण और महाधिवक्ता और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो लेटेस्ट अपडेट है वो इमीडिएटली आपको रिसीव हो सके। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।